So, students, we are going to read the lesson A Glimpse of India, first part A Baker from Goa. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old days, the Portuguese and their famous loaves of bread. The writer is talking about his elders, who was always talking about the old days of Portuguese and their famous loaves of bread. राइटर बताता है कि कैसे उनके घर में जो उनके बड़े हैं वो कैसे पुराने दिनों को याद करते हैं जब पुर्तगीज़ रूल कर रहे थे गोवा पर, और उनके फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते हैं कि जो पुर्तगीज़ अपने साथ लेकर आए थे ब्रेड और बेकर को, वो भी जो बड़े लोग हैं राइटर के घर में वो कैसे उन दिनों को याद करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गोवा जो है पुर्तगीज़ की एक कॉलोनी हुआ करता था। पुर्तगाल का उस पर शासन था और काफ़ी दिनों तक रहा। और इस लेसन में राइटर जो लूसियो रॉड्रिग्स हैं वो अपने चाइल्डहुड के डेज़ को याद करते हैं। आगे देखते हैं हम दोस्त से। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब गायब होना। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। Writer says that the Portuguese who brought the bakers in Goa might have vanished. वो लोग यहाँ से चले गए हैं, पुर्तगीज़ बेकर को गोवा में लेकर आए। नाउ वो लोग अब यहाँ से चले गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन ब्रेड बनाने वाले जो बेकर हैं वो आज भी गोवा में हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। राइटर बताते हैं कि वो लोग आज भी हमारे बीच में हैं। मिक्सर्स, फ्लोर को मिक्स करने वाले, आटे को मिक्स करने वाले। द मोल्डर्स, डफ बनाने वाले, आटे को गूंथने वाले। एंड दोज हु बेक द लॉव्स, और जो लॉव्स को बेक करते हैं वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इसमें प्रोसेस भी बताया गया है। हाउ अ bread is baked. First of all we mix it, then mold, and after that bake it. Those age old time tested furnaces still exist. और जो फर्नेसेस थी, फर्नेस का मतलब भट्टी होता है जिनमें वो पकाया करते थे, वो आज भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। आज भी जो फर्नेसेस जिसमें पकाते थे, बेक करते थे ब्रेड को, वो आज भी है। इसका मतलब ये है कि जो पुर्तगीज़ बेकर्स को लेके आए थे वो आज भी गोवा के कल्चर में चल रहा है। आज भी लोग डिमांड करते हैं और बेकर्स ने अपनी रेपुटेशन और इम्पोर्टेंस बना लिया है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। अब राइटर रिकॉल करते हैं अपने चाइल्डहुड को और बताते हैं कि हम सबको याद है कि कैसे बेकर्स के बम्बू की आवाज़ आती थी मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तो हमें पता लग जाता था कि बेकर्स आ रहे हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और इन साउंड को सुना भी जा सकता था, सम प्लेसेस पर सुना भी जा सकता था। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। राइटर बताते हैं कि हो सकता है कि जिन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था वो ना हो, वो जिंदा ना हो, इज़ नॉट अलाइव, लेकिन आज भी उनके जो बच्चे हैं वो आज भी अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशन का मतलब पेशा होता है। These bakers are even today known as पैडर, the word for baker in Goa. आज भी इन बेकर्स को पैडर कहा जाता है। गोवा में इनको पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड।
companion, and guide. Now, the writer Lucio Rodriguez recalls his childhood and says that all the children were the friends of the baker. वो बताते हैं कि कैसे जब हम छोटे थे तो हम सभी बेकर से दोस्ती कर लेते थे, वो भी हमारे दोस्त होते थे. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. और बेकर्स दिन में कम से कम 2 बार आते थे. कब कब आते थे? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. एक बार जब वो अपने ब्रेड को बेचने के लिए निकलते थे सुबह सुबह. एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट. और जब अपनी बड़ी सी टोकरी को वो खाली करके वापस लौटते थे तब वो आते थे. तो इस तरीके से 2 बार बेकर्स की और बच्चों की मुलाकात हो जाती थी. द जिंगलिंग थड. जिंगलिंग थड का मतलब मेटेलिक साउंड. जो बांस बम्बू वो कंधे पे रखते थे और उस बम्बू के वो सहारे अपनी बास्केट को लटकाते थे. और जब वो बास्केट भरी रहती थी तो जब चलते थे तो एक आवाज़ आती थी. उसी को यहाँ जिंगलिंग थर्ड या मेटेलिक साउंड बोला गया है. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अथर याद करते हैं उन दिनों को कि जब सुबह सुबह हमें बम्बू की मेटेलिक साउंड हमारे कानों में सुनाई देती थी तो हम लोग जब उस समय सो रहे होते थे तो हम जग जाते थे और दौड़ के बेकर से मिलने के लिए पहुंच जाते थे. Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये ब्रेड के लिए? क्या ये ब्रेड के लिए था? Not at all. The loaves were brought by some Paskins और Bastin. ये पेस्किन और बैटकिन जो नाम हैं ये वहाँ के मेड सर्वेंट के नाम हैं. पुर्तगीज़ नाम वहाँ ज़्यादा आपको मिलेंगे गोवा में, और आज भी वहाँ पुर्तगीज़ कल्चर ही आपको देखने को मिलेगा. तो राइटर बताता है कि हम दौड़ के ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, उस लोफ के लिए नहीं जाते थे. द लोफ्स वर ब्रॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन. वो जो लोफ था, वो जो ब्रेड था, वो तो किसी मेड सर्वेंट पेस्किन और बेस्टिन नाम के लोग खरीद ही लेते थे. वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली. सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ ए स्पेशल मेक. राइटर बताता है कि हम तो ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे. ब्रेड बैंगल्स क्या था बच्चों? वो बच्चों के लिए बनाई गई एक स्पेशल ब्रेड थी. उसके लिए बच्चे सुबह सुबह जैसे ही आवाज़ सुनते थे बेकर्स के बम्बू की, जो मेटेलिक साउंड निकलता था, वो आवाज़ सुनकर इसीलिए भाग जाते थे ताकि ब्रेड बैंगल्स हम उससे ले सकें. ये खाने में मीठा था और स्पेशल ओकेज़न पर ही बनाया जाता था. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ. अक्सर वो साउंड आया करती थी और इसी के साथ बेकर्स की एंट्री भी होती थी स्ट्रीट में, कॉलोनी में, आसपास सोसाइटी में. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. एक हाथ से बेकर अपने टोकरी को पकड़ता था. एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड. ही वुड, और दूसरे हाथ से वो बांस को पकड़ के अपनी टोकरी को नीचे उतारता था जब कोई उसको रोक लेता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. और जो भी लेडी होती थी उसको गुड मॉर्निंग भी करता था, ग्रीट करता था. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. और उसके बाद बम्बू पर ही अपनी बास्केट को वो रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक. और राइटर रिकॉल करता है कि कैसे जब बेकर्स आते थे तो बच्चे उनको चारों तरफ से घेर लेते थे और कैसे वो बड़े प्यार से बच्चों को डांट के वहाँ से हटाता था. एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. और उसके बाद अपने ब्रेड को, अपने लोव्स को वो सर्वेंट को दे देता था. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन राइटर बताता है कि हम बच्चे बहुत शैतान थे, हम भी कहाँ मानने वाले थे. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट. पैरापेट मतलब दीवार. एंड पीप इनटू. पीप इनटू का मतलब झांकना. द बास्केट समहाउ. राइटर उसके बाद याद करता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें बेकर्स हटा जब देता था तो हम लोग भी हार नहीं मानते थे. हम लोग दीवारों पर चढ़ जाते थे, बेंच पे चढ़ जाते थे और उसके बाद टोकरी में झांकना शुरू कर देते थे. किसी भी तरीके से हमें ये करना ही था.
आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉव्स. राइटर अभी भी उसे याद है वो जो एक अजीब सी महक थी उन ब्रेड की, वो राइटर को अभी भी याद है. लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. लोब्स बड़ों के लिए था, ये भी एक टाइप है ब्रेड का, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और बैंगल्स पहले आपने जो पढ़ा, बैंगल्स बच्चों के लिए, बैंगल्स बच्चों के लिए थे और बड़ों के लिए लोब्स थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली. राइटर याद करता है कि हम लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था. सुबह सुबह बस दौड़ पड़ते थे, ना तो हमें अपने टीथ को ब्रश करने की, ना तो अपना मुंह ही धोना, हमें कुछ भी याद नहीं रहता था. बस हम लोग उठे, कानों में झेंग झेंग की आवाज़ आई और सीधा हम लोग भाग गए बेकर्स के पास. एंड वाई शुड वी. लेकिन राइटर ये बताता है कि हमें मुंह धोने की और टीथ को ब्रश करने की आवश्यकता ही क्यों थी. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? राइटर कहता है कि कौन सुबह सुबह उठे और मैंगो लीफ तोड़े फिर उसे ब्रश करे, इतनी परेशानी कौन मोल ले. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और इसकी ज़रूरत ही क्या थी. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. क्या शेर भी कभी ब्रश करता है? नहीं करता. राइटर बताता है कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करता. इसका मतलब राइटर अपने चाइल्डहुड में अपने आप को टाइगर से कंपेयर करता है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली. आफ्टर ऑल राइटर बताता है कि बस गर्म चाय पियो, आपका मुंह पूरा साफ हो जाएगा अच्छे से, बस ब्रश करने की ज़रूरत ही क्या है. उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इन गोवन कल्चर एंड सोसाइटी. इसमें हम पढ़ेंगे कि गोवा के कल्चर में, गोवा की सोसाइटी में, विलेज में बेकर्स का कितना इम्पोर्टेंस है. राइटर आगे बताता है, फर्दर ही टेल्स अस, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल. राइटर बताता है कि शादियों में जो मैरिज गिफ्ट्स हुआ करते थे वो मीनिंगलेस थे, उनका कोई मतलब नहीं था जब तक कि स्वीट ब्रेड ना मिले. स्वीट ब्रेड जिसको बॉल कहते हैं, BOL. जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. गोवा में अगर कोई पार्टी है, फीस्ट मीन्स खास भोजन, किसी फेस्टिवल ओकेज़न या शादी वगैरह पर बनता है, उसको फीस्ट कहते हैं. राइटर ये बताता है कि ऐसे खास भोजन में, पार्टी में इनका कोई मतलब नहीं रह जाता था. इट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. अगर उसमें ब्रेड नहीं हो तो ये अपना आकर्षण खो देते थे. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. राइटर कह रहा है कि इतना ही काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि बेकर का कितना इम्पोर्टेंस था गांव के लिए. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट. जब भी किसी की डॉटर्स की इंगेजमेंट होती थी तो सैंडविचेस बनाए जाते थे. घर की जो महिलाएं थी वो सैंडविचेस बनाती थी. केक्स एंड बॉलिनेस. बॉलिनेस मीन्स ये कोकोनट कुकीज़ बिस्किट का दूसरा नाम है. केक्स एंड बॉलिनेस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस. और क्रिसमस के ओकेज़न पर केक्स और बॉलिनेस बनाए जाते थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे त्योहारों पर भी बनाए जाते थे. Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. राइटर कहता है कि इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि अगर डॉटर्स की इंगेजमेंट है, क्रिसमस है, मैरिज है, हर जगह बेकर का ही रोल इम्पॉर्टेंट है. अगर शादी में किसी को बॉल ना मिले, BOL बॉल, तो समझ लीजिए कि गिफ्ट्स मीनिंगलेस हो गए. अगर फीस्ट पर, खास भोजन पर, अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो फीस्ट का मज़ा ही नहीं है. अगर बॉलिनेस और केक नहीं बना क्रिसमस पर तो भी फेस्टिवल का कोई मज़ा ही नहीं है. तो इसीलिए राइटर कहता है, दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इस तरीके से सभी गांव में, फर्नेस का मतलब भट्टी, बेकर्स की भट्टी जिसमें बेक किया जाता है ब्रेड को, अगर फर्नेस ना हो किसी भी गांव में तो बेकार ही है. कहने का मतलब इनकी प्रेजेंस, बेकर्स का प्रेजेंस हर गांव में एसेंशियल हो गया है. मतलब कोई गांव ऐसा नहीं है गोवा का जहां पर
बेकर्स ना हों। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. In this paragraph, writer is telling about the dress, which kind of dress the baker used to wear. इसमें बताया गया है कि द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों जो बेकर थे, ब्रेड सेलर जो ब्रेड सेल करते थे, बेकर, उनको बेकर कहा गया है, ब्रेड सेलर भी, उनकी ड्रेस बहुत अजीब थी और उनकी ड्रेस को कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो फ्रॉक पहनते थे, लंबी सी फ्रॉक उनके घुटनों से थोड़ा नीचे तक थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन राइटर बताता है कि पुराने दिनों में तो वो फ्रॉक पहना करते थे अजीब सी, जिसको कबाई कहा जाता था। लेकिन राइटर अब अपने दिनों की बात बताता है कि राइटर्स के चाइल्डहुड में बेकर्स ट्राउज़र पहनते थे और शर्ट पहनते थे, लेकिन जो ट्राउज़र की लेंथ थी वो हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा थी और फुल से थोड़ा कम थी। इसका मतलब जो आजकल हम देखते हैं कैपरी, उस टाइप की ड्रेस वो लोग पहनते थे व्हेन राइटर वाज चाइल्ड। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। राइटर को आज भी याद है कि राइटर के समय में जब कोई दूसरा आदमी भी इस तरीके के कपड़े पहन लेता था तो उसको भी लोग पैडर ही कह के बुलाते थे। इसका मतलब ये जो कपड़े थे वो पहचान बन गए थे पैडर्स के, कि ही माइट बी अ पैडर और ही माइट बी अ बेकर और ब्रेड सेलर। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर थे वो मंथ के लास्ट में अपने बिल को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Monthly accounts record किए जाते थे। Baking was indeed a profitable profession in the old days. Writer ये भी हमें बताता है कि पुराने दिनों में बेकिंग जो था बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब इसमें फ़ायदा मिलता था, बहुत अच्छा ये बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और जो बेकर और उसका परिवार था वो कभी भूखों नहीं रहते थे, मतलब उनको किसी भी आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता था। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उनका परिवार और उनके सर्वेंट्स, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड हेल्दी, प्रॉस्पेरस। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी जो फिजिक थी, उनकी जो शारीरिक संरचना थी, मतलब लंबे चौड़े एकदम, वो ओपन टेस्टिमनी था, मतलब इस बात का सबूत था कि उनको खाने की और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। राइटर बताते हैं कि आज भी अगर कोई पर्सन जैक फ्रूट जैसी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है तो उसको भी बेकर से कंपेयर कर दिया जाता है। यहाँ प्लम फिजिक का मैंने मतलब बताया है, प्रेजेंटली फैट बॉडी, ओपन टेस्टिमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर और क्वालिटी। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें राइटर बताता है कि कैसे पुर्तगाली बेकर्स को गोवा लेकर आते हैं और पुर्तगाली तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो ब्रेड मेकर थे वो गोवा में ही रुक जाते हैं और धीरे धीरे वो गोवा के कल्चर में, गोवा की सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बना लेते हैं। और उसके बाद हम देखते ही हैं कि बच्चे कैसे, जब बेकर्स आते थे तो उनके जो बम्बू और बास्केट का जो साउंड होता था, मेटेलिक साउंड, झैंग झैंग, उसे सुन के कैसे भाग आते थे। सुबह उठते थे, ब्रश भी नहीं करते थे, मुंह भी नहीं साफ़ करते थे, चले आते थे। और धीरे धीरे शादियों के लिए भी असेंशियल हो गया ब्रेड,
एंगेजमेंट में, फेस्टिवल में, हर जगह ब्रेड था। बच्चों के लिए अलग ब्रेड था, उसको बैंगल्स ब्रेड बोला गया है। यहाँ पर बेकर्स की ड्रेस के बारे में भी बात की गई है कि पहले पुराने समय में जब पुर्तगीज़ थे तो वो कबाई जो पहनते थे, लंबा सा लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक, उसको कबाई कहा गया है। राइटर के टाइम में वो लोग पैंट और शर्ट पर आ गए, लेकिन पैंट का साइज़ उन्होंने बताया है कि हाफ पैंट से थोड़ा ज़्यादा था एंड शॉर्टर देन द फुल लेंथ पैंट। तो इस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन एट दैट टाइम एंड बेकर्स अर्नड a lot of money. Even their servants were very happy, and their plump physique was an open testimony to this. तो इस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमें बताता है बेकर के बारे में। नाउ अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वर्ड मीनिंग्स मैंने इसमें लिख दी है, आप वर्ड मीनिंग्स को भी अपनी कॉपी में लिख देना। और जब आप लेसन को पढ़ेंगे, अगर आपको कुछ और हार्ड लगता है तो वो मुझे बताइएगा। थैंक यू।